नमस्कार भाई सभी लोगों को। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए जल्दी से कमेंट में कुछ दो चार बातें करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। योगेश, सालिनी, रोहित, प्रशांत, अमरजीत, सुमन, सुनील, रश्मि, सिंपी, निकेश, राकेश, कोमल, अमित, आलोक, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? काफी दिन बाद क्लास हो रही है, बट हाँ, एक स्टूडेंट कुछ लिख रहा था कि कुछ तो शर्म कर लो, ये है वो है, ऐसे कुछ लिख रहा था। मुझे एक बात बताओ, आज दिन है मंडे। मंडे के दिन मैक्सिमम आपकी कितनी क्लास हो सकती है सर? दो क्लास। कोई भी दो टीचर क्लास ले सकते हैं, हाँ या ना? तो दो टीचरों ने क्लास ली, मानकर चलो अभिषेक सर ने ले ली और मैंने ले ली क्लास। तो राशि सर का तो नंबर कट गया ना, राशि सर की तो आज क्लास हो ही नहीं पाई। अब अगर मैं और अभिषेक सर रेगुलर लेंगे तो राशि सर का लास्ट में नंबर आएगा। अगर मैं क्लास नहीं ले पाया तो मेरी जगह राशि सर क्लास लेंगे। तो कोई तो सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसका नंबर लास्ट में आएगा। तो इसलिए पेशेंस रखना। और हाँ, ऑफलाइन के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था। अब मैं आपकी क्लास रेगुलर लूंगा, हर वीक 3 से 4 क्लास होंगी। ठीक है जी। चलिए, मैंने अभी वीडियो चेक किया है और मुझे पता चला है कि आज मुझे आप लोगों को माउंटेन पढ़ाने हैं। और माउंटेन में मुझे सबसे पहले डिस्कशन करना है हिमालय माउंटेन के बारे में। ओके, तो आप सभी कैसे हैं, है ना? इंतजार किया आपने या नहीं किया? ऐसा लग रहा था, अरे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब देखा जाएगा, है? चलो, हेडिंग डालनी है आप सभी लोगों को जल्दी से। हिमालय। स्क्रीन को ब्लैक कर लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छा सा व्यू आए। यस। हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत या हिमालय माउंटेन। ओके, ध्यान से सुनना। ग्रेट हिमालय हो रहा था। एक बार दोबारा वीडियो दिखा भाई, बच्चे बता रहे हैं ग्रेट हिमालय हो रहा था। जल्दी दिखा, जल्दी। यही है लास्ट क्लास? नहीं, देख इसके बाद कोई और क्लास तो नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं दोबारा से बता देता हूं। हिमालय माउंटेन हो गया था, ये सभी कमेंट कर रहे हैं। ग्रेट हिमालय कितना कराया था ग्रेट हिमालय में? क्या कर रहे हैं राजू? मेरे भाई एक बार बताओ कि ग्रेट हिमालय में कितना करा दिया था मैंने? फोर्स अप्लाई होगा क्या? अफगानिस्तान का जो क्या नाम है, जुर्म नामक स्थान पर उसका। झूठ बोलता है आप। चलो, हिमालय माउंटेन देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो। अगर मैं हिमालय माउंटेन की बात करूंगा तो आपको अच्छे से पता है, यहां से लेकर के इधर इसे कहा जाएगा ग्रेट हिमालय, शिवालिक हिमालय और बीच वाले को मिडिल हिमालय। ये तीन भाग है। आगे बात समझ में? ये तीन भाग है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं हिमालय की बात करूंगा तो हिमालय माउंटेन, ध्यान से सुनना,
ये है यंगेस्ट फोल्डिंग माउंटेन। अब शांति से पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं। ये है यंगेस्ट फोल्डिंग माउंटेन। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ये है सबसे नया ये सबसे नया मोड़दार पर्वत है। क्लियर है जी? ये क्या है? ये है सबसे नया मोड़दार पर्वत। अब सबसे नया मोड़दार पर्वत है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो हिमालय माउंटेन है, इसकी हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो हाइट जो है इसकी इंक्रीज हो रही है। अगेन एंड अगेन इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। अगर पूछा जाता है कि जो हिमालय है, ये हिमालय कहां से कहां तक है, तो देखो ध्यान से, हिमालय माउंटेन ऐसे यूं फैला हुआ है और इसकी शुरुआत होती है कहां से? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर से। और कहां तक जाता है ये? अरुणाचल प्रदेश तक। यहां पर एक नदी गॉर्ज बनाती है जिसे कहा जाता है इंडस गॉर्ज, और यहां पर एक नदी गॉर्ज बनाती है जिसे कहा जाता है दिहांग गॉर्ज। तो ये इंडस गॉर्ज से लेकर के दिहांग गॉर्ज तक फैला हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, यार बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्लास हुई, ये हो गया है, बैच में क्लास नहीं है, फिर गई कहां क्लास? ये किसी और कैटेगरी में तो नहीं डाल दी क्लास? दिमाग खराब हो रहा फालतू में? भाई अब शांति से पढ़ लो जो बता रहा हूं, पढ़ लो अब शांति से, कोई बात नहीं। एक ही बैच है अभी। अरे एक ही बैच है, दो बैच है? एक ही बैच है। इंडस गॉर्ज से लेकर के ये दिहांग गॉर्ज तक फैला हुआ है। गॉर्ज का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, ऐसे यूं दो पहाड़ों के बीच में नदी जब बहती है इसको काटते हुए, तो इसी को गॉर्ज कहा जाता है। तो इंडस गॉर्ज से दिहांग गॉर्ज तक फैला हुआ है। और याद रखना, नंगा पर्वत नंगा पर्वत पड़ता है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। नंगा पर्वत से यह फैला हुआ है कहां तक? नामचा बारवा तक। अगर आपसे पूछा जाता है शेप कैसी है इसकी, तो आंसर होगा आपका, इसकी जो शेप है वो धनुषाकार है। और लंबाई जो है इसकी वो है 2500 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। ठीक है जी। अब एक एक करके इसके भागों के पहले हमें यह समझना है कि जो हिमालय है इसके बनने के पीछे कारण क्या है। देखिए 14 अप्रैल को क्लास हुई है, फिर गई कहां क्लास? पता नहीं भाई, इन्होंने कोई गड़बड़ कर दिया है। चलो जो भी है, आप लोग हेडिंग डालोगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय का निर्माण
देखो ध्यान से बोर्ड पे, अगर मैं हिमालय के फॉर्मेशन की बात करूंगा तो एक पॉइंट लिखा हुआ दिखेगा आपको, इट फॉर्म्ड बाय कन्वर्जेंट, it formed by convergent of Eurasian plate and इंडियन प्लेट। ये कैसे बना, तो आपका आंसर होगा यह, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना था। इसी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। बहुत ध्यान से समझना है। प्लेट क्या है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक डायग्राम बनाते हैं उससे समझते हैं। शुरुआत में कंडीशन क्या थी पहले वो समझते हैं। देखो बोर्ड पे ध्यान से, इसका नाम है इंडियन प्लेट और इसका नाम है यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के बीच में यहां पर ये क्या है, तो आपका आंसर होगा, इन दोनों के बीच में था टेथिस सी। कोई दिक्कत ही नहीं है, टेथिस सी मौजूद था। ठीक है। जो गधे बार बार कमेंट करके ये बता रहे हैं मुझे कि ये सब पढ़ा चुके हो, यार मेंटल हो क्या अपने अंदर से? बैच में वीडियो नहीं दिख रहा है तो इसलिए बताना पड़ रहा है, आप लोगों का रिवाइज हो रहा है, तो क्यों बार बार कमेंट करके इरिटेट कर रहे हो कि ये बता दिया वो बता दिया? अरे रिवाइज हो जाएगा अगर 2-4 लाइन पढ़ा दिया तो। इतना कॉमन सेंस तो रखो अपने अंदर। क्या करूं, विश्व का भूगोल पढ़ा दूं? विश्व का भूगोल पढ़ा दूं? समझदार हो क्या ऐसी बातें करते हो? जब मैं कह रहा हूं कि कुछ अगर ऐसा है मैं पढ़ा चुका हूं, रिवाइज हो जाएगा, क्या पता मैं उसमें कुछ और एक्स्ट्रा बता दूं। तो कॉपरेट करने की बजाय गुस्सा दिला रहे हो फालतू में। शांति से पढ़ लो। जब ये प्लेट इधर की तरफ गति की, दोनों प्लेट में आपस में कोलिजन हुआ, तो कोलिजन होने की वजह से मैंने ये भी बताया होगा, ध्यान से सुनना, कि जो टेथिस सी वाला हिस्सा था, टेथिस सी वाला जो हिस्सा था, ये सबडक्ट कर गया था किसके अंदर, नीचे की तरफ। तो आपका आंसर होगा यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ, ऐसे यू। और फिर यहां माउंटेन बना, लेकिन क्योंकि ये वाला पार्ट नीचे की तरफ धंस गया था, तो इसके नीचे धंसने की वजह से यहां से वॉल्केनिज्म हुई थी। यहां क्या हुआ था, वॉल्केनिज्म हुई थी। इतनी बात बता चुका हूं मैं। तो ध्यान से सुनना, हम यहां से सीधा सीधा यूं कह सकते हैं कि जब ये प्लेट टकराई तो इन प्लेट के टकराने से निर्माण हुआ सबसे पहले कौन से हिमालय का, ग्रेट हिमालय का। बात समझ आ रही है? ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, ये प्लेट जब टकराई थी
तो बिल्कुल ऐसे मान लो कि ये है यूरेशियन प्लेट, इसके पास इधर से आकर यूं टकरा गई इंडियन प्लेट, और जो इंडियन प्लेट इससे जाके टकराई तो ये एंटी क्लॉकवाइज कोलिजन हुआ था। आगे बात समझ में, एंटी वाइज क्लॉकवाइज कोलिजन हुआ, और जब एंटी क्लॉकवाइज कोलिजन हुआ तो ये हो जाएगा ईस्ट पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? ईस्ट पार्ट। ये वाला पार्ट हो जाएगा वेस्ट पार्ट। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां फोर्स जो अप्लाई हुआ, ये फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ। यही कारण है कि ईस्ट वाले भाग की जो हाइट है वो ज्यादा है और इस वाले पार्ट की विड्थ ज्यादा है। क्लियर है जी? अब ध्यान से सुनना, जो ईस्ट वाला भाग है मैंने बताया कि इसकी हाइट ज्यादा है, फोर्स ज्यादा यहां पे लगा। और दूसरी बात, जो ईस्ट वाला भाग है, मैं लिख देता हूं एक पॉइंट यहां पर, ये किसके पास पड़ता है? नियर बे ऑफ बंगाल। ये वाला जो भाग है, पूर्वी भाग, ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ये है बंगाल की खाड़ी के पास। तो इन टोटल कितने कारणों से? 3 कारणों से। पहला कारण क्या बताया मैंने? पहला बताया यहां पर फोर्स ज्यादा लगने से हाइट ज्यादा है। दूसरा बताया बंगाल की खाड़ी के पास है। तो इस पूर्वी भाग पर वर्षा ज्यादा होती है, और आपको अच्छे से पता है जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां जैव विविधता कैसी होगी? आपका आंसर होगा वहां जैव विविधता होगी ज्यादा। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि हिमालय के कौन से भाग में बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है, आपका आंसर होगा हिमालय के पूर्वी भाग में बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है जी? क्यों पाई जाती है वो मैंने आपको यहां बता दिया। ठीक है, अब आप एक नया पॉइंट समझने की कोशिश करोगे कि जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन इज earthquake sensitive region. Why? इस क्वेश्चन का अब हमें आंसर ढूंढना है। देखो ध्यान से कि जो हिमालयन क्षेत्र है, भूकंप संवेदी क्षेत्र क्यों है? अरे कहने का मतलब ये, हिमालय के आसपास भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं? आगे बात समझ में, हिमालय के आसपास भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं? ध्यान से समझना। सर एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे ही ये प्लेट आपस में टकराई, कौन कौन सी प्लेट? यूरेशियन और इंडियन प्लेट। जब ये प्लेट आपस में टकराई तो हमें समझ आया कि यहां हिमालय माउंटेन बन गया। ध्यान से सुनना पूरी बात को, ये कौन सा हिमालय बन गया? ये बन गया ग्रेट हिमालय, मतलब हिमालय के तीनों भाग मिल गए। तो उसी दौरान यहां की सरफेस टूटी और यहां दरारें बन गई। आगे बात समझ में, यहां की सरफेस टूटी और टूटने पर यहां दरारें बन गई। और जब यहां पर दरारें बन गई तो इन्हीं को कहा गया फॉल्ट लाइन। तो मैं एक लाइन में यहां लिख सकता हूं, ड्यूरिंग कन्वर्जेंट ऑफ द प्लेट्स, fault line formed near हिमालय। ठीक है भैया,
एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझना है। मैं हिंदी में भी लिखता हूं। जब प्लेट टकराई, प्लेट के टकराने से हिमालय के पास दरारों या भ्रंश रेखाओं का निर्माण हुआ। अब आप सोचकर देखो, एक दीवार ऐसी है जिसमें दरार पड़ गई है, तो उस दीवार में लगा हुआ मटेरियल कमजोर होगा या स्ट्रांग होगा? अरे कमजोर होगा। तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो रॉक्स थे, रॉक्स ब्रेक हुई यहां पर और वीक हो गई दरार पड़ने से, यानी कि यहां पर चट्टान टूटी या टूटकर कमजोर हो गई। चट्टान टूटकर कमजोर हो गई। अब होता क्या है, ध्यान से समझना। जैसे ही ये दोनों प्लेट्स हल्का सा भी मूव करती हैं, व्हेन प्लेट्स मूव। अब एक बात बताओ, ये एक दीवार है, ये एक दूसरी दीवार है, ध्यान से सुनना। ये जो दीवार है इसमें यूं दरारें पड़ी हुई है, इसमें कोई दरार नहीं है। बराबर फोर्स लगाना है इस पे, मानकर चलो 100 न्यूटन का फोर्स लगाना है इस पे आपको। इस पे भी आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कौन सा ज्यादा हिलेगा? जो कमजोर है। आगे बात समझ में? तो जैसे ही ये प्लेट आपस में टकराती है या प्लेट मूव करती है ना, तो आप लिख सकते हो यहां पे मोर वाइब्रेशन, मोर वाइब्रेशन फील नियर फॉल्ट लाइन। बहुत सिंपल वे में लिख रहा हूं, कमेंट करो समझ आया नहीं है। जब प्लेट गति करती है तो होता क्या है, जब प्लेट गति करती है तो भ्रंश रेखा के पास अधिक कंपन होते हैं। ये कारण है भाई साहब कि जो हिमालय है, इस हिमालय के आसपास भूकंप ज्यादा आते हैं। सारे लोग कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे पूरी बात समझ आई या नहीं आई। देखो ध्यान से, मैप बनाकर मैप पे समझा रहा हूं जो मैंने बताया वो। ये हिमालय हो गया आपका, बोलो हाँ या ना। तो जो ये हिमालय है ना, बना भी देते हैं हिमालय। जैसे यहां पर ये हिमालय है, ठीक है जी। तो इस हिमालय के आसपास वाले एरिया में यहां चाइना की तरफ यूं दरारें पड़ी हुई हैं, ऐसे यूं, यहां पे ऐसे यूं। और पता है इधर तक दरारें पड़ी हुई हैं। ये सब क्या है? फॉल्ट है। ये सभी के सभी क्या है? फॉल्ट है। नीचे दरारें पड़ी हुई हैं। अब जैसे ही भारतीय प्लेट जरा सी भी अगर मूव करती है तो पता है भूकंप कहां कहां आएगा? देखो ध्यान से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और यहां आपका म्यांमार, ये आपका पूरा का पूरा भारत। इन सभी देशों में अगर आपसे भूकंप आने का कारण पूछा जाता है तो कारण आपको क्या बताना है? जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, यही कारण बताना है कि जब जब ये प्लेट गति करती है तब तब ये जो दरारें हैं, इन दरारों में भूकंप आ जाता है। और भारत में भी कहां कहां, मैं इधर लिख देता हूं, इंडिया में कहां कहां, इंडिया में पूरा हिमालयन रीजन तो होगा ही होगा। पता है इंडिया में क्या है?
उत्तराखंड से एक दरार निकलती है और ये आती है दिल्ली में। दिल्ली से एक दरार जाती है उत्तर प्रदेश में और एक दरार यहीं से जाती है हरियाणा में। तो अगर उत्तराखंड में भूकंप आएगा तो इसका प्रभाव दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, यूपी में भी, हरियाणा में भी, और एक लिंक है इसका राजस्थान, राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। मस्त वाली चीज बताई या नहीं बताई? अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, 2023 में भूकंप आया, देखो ध्यान से, 2023 में भूकंप आया कहां पर? आपका आंसर होगा अफगानिस्तान के जुर्म नामक स्थान पर। अफगानिस्तान में कहां पर? जुर्म नामक स्थान पर भूकंप आया और ऐसा माना जाता है कि इसने दुनिया के 15 देशों को प्रभावित किया। कारण क्या है? भूकंप कहां आया? अफगानिस्तान में, लिखा हुआ है बोर्ड पे। कारण क्या होगा? एक ही होगा, द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। जितने लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट करें, पूरा समझ आया नहीं आया? और दिल्ली में भूकंप आने के क्या कारण है? शायद पहले एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा आपने जिसमें केवल 60 सेकंड में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। फॉल्ट लाइन का कमाल है पूरा का पूरा। जैसे ही प्लेट एक्टिव होती है, मतलब जैसे ही प्लेट मूव करती है तुरंत अरे आप इस बात को ऐसे समझ कर देखो, आपका ये हाथ है, इस हाथ में यहां पर फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, पहले कभी हुआ था, ऊपर से देखने पर आपको ये नॉर्मल लगेगा। अगर आप ऐसे यूं हिट करते हो इसको किसी भी दीवार से तो कहां ज्यादा दर्द होगा, यहां या फ्रैक्चर पे? फ्रैक्चर पे ज्यादा दर्द होगा। सर टर्की में अर्थक्वेक आने के पीछे कारण क्या था? टर्की में अर्थक्वेक आने के पीछे जो कारण है वो है, वहां एक एनाटोलियन प्लेट है और एक अरेबियन प्लेट है, दोनों में मूवमेंट हुआ है। वहां हिमालय का कोई रिलेशन नहीं है। वहां भूकंप प्लेट के ही कारण आया था, प्लेट मूवमेंट के कारण, लेकिन हिमालय से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग प्लेट है। ये पूरा क्लियर हो गया आपका यहां तक? चलिए, अब आपसे कोई अगर ये पूछता है कि दिल्ली में भूकंप आने के पीछे कारण क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? सर जब हिमालय बना था तो हिमालय बनने के दरमियान कुछ फॉल्ट लाइन उत्तराखंड में बने और वही फॉल्ट लाइन इनडायरेक्टली कनेक्टेड है दिल्ली के साथ। दिल्ली के नीचे 3 दरारें पड़ी हुई हैं, जैसे ही प्लेट मूव करती है ये दरारें एक्टिव होती हैं तो यहां भी भूकंप आता है। आगे बात समझ में? चलिए अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। आप हेडिंग डालोगे ग्रेट हिमालय। इनके भाग भी तो सीखने एक एक करके। ग्रेट हिमालय, हिंदी में इसको कहा जाता है महान हिमालय। देखो ध्यान से, महान हिमालय की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां, यह है सर मेजर पार्ट। ये क्या है? हिमालय का मुख्य भाग है। अब एक बात बताओ, एक माउंटेन में मुख्य चीज क्या हो सकती है? एक माउंटेन में मुख्य चीज क्या हो सकती है? उसकी हाइट, ऊंचाई, जब भी तो आप माउंटेन कह रहे हो, नहीं तो पहाड़ी बोलते, हाईलैंड्स बोलते, प्लेन्स बोलते, हाँ या ना? हाइट उसकी मैटर करती है और ये मेजर पार्ट है, तो इस बात को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि ये हाईएस्ट पार्ट है। बिल्कुल कहा जा सकता है हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ये क्या है सर? ये है हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। अगर एवरेज हाइट की बात करेंगे हम, तो एवरेज हाइट जो है इसकी ये है 6000 मीटर। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अब सबसे ऊंचा भाग है तो सिंपल सी बात है, यहां बर्फबारी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी, तो ये स्नो कवर्ड रहता है। और जब ये स्नो कवर्ड रहता है तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है हिमाद्री।
इसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो ग्रेट हिमालय है ये कब बना था? ये बना था आज से लगभग 45 मिलियन वर्ष पहले बना था। और जब बना था तो मैंने क्या बताया था? वॉल्केनिज्म हुआ था इसी के दौरान, एक वॉल्केनिक आर्क बनी थी। ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस हिमालय। लिख रहा हूं फिर समझाता हूं। हुआ क्या था? इस भाग में ज्वालामुखी, इस भाग में ज्वालामुखी श्रृंखला बनी थी। क्या मतलब है इस बात का? समझो इस बात को क्या मतलब है। इस बात का मतलब यह है सर कि यहां ये ग्रेट हिमालय बनकर तैयार हुआ, सही है। लेकिन इसी दरमियान क्या हुआ? नीचे की तरफ से, यहां से ध्यान से सुनना, इसी दरमियान क्या हुआ भाई साहब? इसी दरमियान नीचे की तरफ से यहां से जो गर्म मैग्मा था, ये गर्म मैग्मा पिघलने के बाद इसमें बाहर की तरफ निकला। गर्म मैग्मा एकदम ऐसे ही हो, ऐसे ही। अब आप सोच समझ कर बताओ कि अगर ये मैग्मा है और इस मैग्मा का टेम्परेचर मैं लिखता हूं यहां पे लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आगे बात समझ में? कितना टेम्परेचर है? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जब इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या यहां कहीं भी इसके अंदर, अगर मैं आपसे पूछता हूं जीवाश्म या फोसिल्स, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या जीवाश्म जीवित रह पाएंगे? कमेंट करिए जल्दी से। क्या यहां जीवाश्म बचे हुए होंगे या ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जलकर एकदम राख हो गए होंगे? बताइए जरा। यहां जीवाश्म होंगे या ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जलकर राख हो गए होंगे? जीवाश्म पाए जाएंगे? नो। मैं लिख देता हूं इसमें, फॉसिल्स नॉट फाउंड। जीवाश्म नहीं है। आगे बात समझ में? और ये वाला स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा यूपीपीसीएस 2019 के पेपर में। स्टेटमेंट आया था, कौन सा करेक्ट है? स्टेटमेंट ये आया था कि क्या ग्रेट हिमालय में फोसिल्स पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? रीजन भी बता दिया मैंने। और मैंने लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी श्रृंखला बनी थी। तो ज्वालामुखी श्रृंखला कहां से कहां तक बनी थी भाई साहब? ज्वालामुखी श्रृंखला बनी थी इधर द्रास, लद्दाख का द्रास, और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो ज्वालामुखी श्रृंखला बनी थी ना, इसी को द्रास वॉल्केनिक आर्क भी कहा जाता है। द्रास वॉल्केनिक आर्क भी कहा जाता है इसी को। अब फिर यहां कैसी चट्टान देखने को मिलेंगी? तो आप बोलोगे कि सर यहां जीवाश्म तो होंगे नहीं, लेकिन यहां पर जो चट्टान मिलेंगी वो ग्रेनाइट होंगी। ग्रेनाइट एंड नीस रॉक फाउंड। यहां कौन सी चट्टान मिलेगी? तो आपको, आपका आंसर होगा ग्रेनाइट एंड नीस रॉक फाउंड। यहां पर आपको मिलेंगी ग्रेनाइट और नीस चट्टान। आगे बात समझ में? मैं लिख देता हूं इसको, क्या नाम है जो मैंने बना रखी है? इसका नाम है द्रास
वॉल्केनिक आर्क, द्रास वॉल्केनिक आर्क। आपके सामने जो लिखा हुआ है पूरा नोट करोगे, डायग्राम बनाओगे, ठीक है। आगे बढ़े सर। नीस क्या होता है? जब ग्रेनाइट पत्थर पुराना होता जाता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसकी केमिकल और फिजिकल स्टेज में चेंजेस आते हैं, उसी से फिर नीस बनता है। यानी जो ग्रेनाइट होती है ना, जब ये ग्रेनाइट बदलती है तो यही फिर नीस में बदल जाती है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना है। यहां बात करते हैं हम ग्रेट हिमालय में पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में, चट्टान नहीं, चोटियों के बारे में। ध्यान से सुनना। हम बात करते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेपाल की। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहां चोटी पड़ती है नामचा बारवा। अब नेपाल में आ जाते हैं। जो नेपाल वाला भाग है, ध्यान से सुनना, ये माउंटेन, यहां पर ये हाईएस्ट पार्ट है। हाईएस्ट पार्ट एंड स्लोप लो। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मैंने लिखा यहां पर कि ये सबसे ऊंचा भाग है नेपाल में, और साथ ही साथ पता है क्या है, यहां पर ढाल जो है, इसका ढाल निम्न है। और चाइना की अगर हम बात करेंगे, चाइना की तरफ एकदम तीव्र ढाल है। ढाल निम्न का मतलब हो गया ऐसे यूं, यूं है। ढाल निम्न होने का फायदा क्या है नेपाल वालों को? यहां पर ध्यान से समझना, इसका फायदा यह है कि यहां पर क्या हो सकती है, क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग, बेस्ट फॉर ट्रैकिंग या माउंटेनियर्स। मैं लिख देता हूं, यह है सर पर्वतारोहण के लिए। अच्छा है। यहां पर ध्यान से समझना, जो लो स्लोप है ना, यहां पर नेपाल वाले एरिया में रहते हैं शेरपा, और शेरपा का काम ही ये है, उनकी रोजी रोटी इसी बात पे चल रही है कि वो लोगों को माउंट एवरेस्ट पर लेकर जाते। आगे बात समझ में, लोगों को क्या करते, वो माउंट एवरेस्ट पर लेकर जाते। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण है नेपाल की तरफ से लोग ज्यादा चढ़ाई करते हैं, भारत में क्यों चढ़ाई नहीं करते, है ना, या फिर ऐसे कह लो आप चाइना की तरफ से क्यों चढ़ाई नहीं करते, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि नेपाल में लो स्लोप है, इस वजह से यहां से चढ़ना आसान रहता है माउंटेनियर्स को। क्या नाम है, इस पे माउंट एवरेस्ट पे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना। जो ये हाईएस्ट पार्ट है ना नेपाल में, एक और मजेदार बात बताते हैं, ग्रेट हिमालय की सब रेंज है। सब रेंज ऑफ ग्रेट हिमालय, यहां पर है महान हिमालय की
उपश्रेणी। क्या मतलब है इस बात का? देखो ध्यान से, जैसे ये है ग्रेट हिमालय, और इसी में से एक भाग यूं कट गया। क्लियर है? ध्यान से सुनते चलना जो बता रहा हूं। तो इसको तो मैं लिख देता हूं ग्रेट हिमालय, इसी की सब रेंज हो गई, इसको कहा जाता है महालंगुर हिमाल। क्या कहा जाता है इसको? इसे कहा जाता है महालंगुर हिमाल। मतलब ये ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। जो महालंगुर हिमाल है, इसी महालंगुर हिमाल पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। इसी पर क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ईमानदारी से बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ऊंचाई 8,848 मीटर। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग पर है? ग्रेट हिमालय पर। माउंट एवरेस्ट किस रेंज पर है, किस सब रेंज पर है? महालंगुर हिमाल पर है। किस पर है? महालंगुर हिमाल पर है। बात समझ आई या नहीं है? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि नेपाल की तरफ से इस पर चढ़ाई होती है, लगातार चढ़ाई होती है। कंडीशन यह बनाती है कि जो भी माउंटेनियर्स यहां जाते हैं, जो माउंटेनियर्स यहां जाते हैं, बहुत सारा यहां पे वेस्ट प्रोडक्ट छोड़कर आते। यहां पर ये क्या है? वेस्टेज या वेस्ट प्रोडक्ट है। और इनको छोड़कर कौन आया है? माउंटेनियर्स। जो पर्वतारोही है ना, पर्वतारोही यहां पर क्या कूड़ा छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, तो इसको कहा जाने लगा है पीक ऑफ गार्बेज। कूड़े की चोटी। बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है, ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर हैं, है ना, ये सब यहां पड़े हुए हैं। और याद रखना, माउंट एवरेस्ट की हाइट अगर आप 8,850 लिखोगे तो गलत नहीं है वो, क्योंकि लगातार ऊंचाई इसकी बढ़ रही है। लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं। आगे बात समझ में? शेरपा जनजाति है, ये पर्वत पर चढ़ाई कराते हैं। पूरी बात समझ आई आप लोगों को? और देखो ध्यान से, जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये माउंट एवरेस्ट है इंडियन नेम। भारत में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। अगर आपसे अगर आपसे यह पूछा जाता है कि इसका नेपाली नेम क्या है और इसका चाइनीज नेम क्या है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। नेपाल में इसको कहा जाता है सागरमाथा, और चाइना में कहा जाता है इसको चोमोलुंगमा। और बताओ कितने एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए? इसे क्या कहा जाता है यहां पर? सागरमाथा, और यहां पर कहा जाता है चोमोलुंगमा। कर दो नोट जल्दी से।
हाँ जी, नोट हुआ। गुरुजी ये बेस्ट फॉर ट्रैकिंग है। मेरे भाई ट्रैकिंग का मतलब होता है पहाड़ पर चढ़कर जाना, और ढलान भाई दो स्थिति है, एक ये है और एक ये है। तो ऐसा तो होगा नहीं आप इस पर्वत पर आसानी से चढ़ते हुए चले जाओगे यूं, या इस वाले पर आसानी से चढ़ते हुए जाओगे। तो ट्रैकिंग के लिए कौन सा बेहतर हुआ, ये वाला बेहतर हुआ ना, इसलिए मैंने लिखा हुआ है बेस्ट फॉर ट्रैकिंग। हाँ, राकेश नाम से कमेंट आ रहा है, सर आप समझाने के बाद अलग से नोट्स बना दिया करो। वह है मेरे शेर, ऐप पर एक नया अपडेट आ रहा है, उसके बाद में ना टीचर पहले समझाएगा, फिर फोन में से निकल कर स्टूडेंट का हाथ पकड़ेगा और यूं कॉपी पर लिखवा रहा होगा उसको। बताओ क्या चाहते हो, ऐसा कुछ अपडेट आना चाहिए कि टीचर ही अपने हाथ से आपके नोट्स भी बना रहा होगा और आपको एग्जाम सेंटर तक छोड़कर भी आएगा। क्या चाहते हो, ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं, या अपने आप कर लोगे। आज ये चीजें आपको इतनी आसान है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आपको अगर एक पॉइंट भी समझ नहीं आए तो आप तुरंत इस बात का क्लेम कर सकते हो कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप बेबाकी से अपनी बातों को टीचर के सामने रख सकते हो। और एक टाइम वो था जब हमने तैयारी की थी कि लगभग भाई साहब 100-150 बच्चों के बीच में बैठे हुए होते थे, तो डाउट पूछने की इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती थी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, है ना। और डाउट पूछ ही नहीं पाते थे टीचर से इस डर से कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो अब आप सोचो फिर उस टाइम पर हमें ये सारी चीजें तैयार करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा, और आपको ये सारी चीजें इतनी आसानी से मिल रही है। तो उन चीजों की कद्र करो। कहने का मतलब ये क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है टीचर के ऊपर छोड़ दो, अपना बेहतर करेगा हर टीचर, ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग मत चलाओ। सर ऐसे ही टीचर से पढ़ना था शुरू से, अब जाकर सफल हुआ आपका बैच लेके। अरे मेरे भाई रुलाएगा क्या, मैं आपके बैच का ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि जब तक सिलेबस फिनिश नहीं हो जाता डेली क्लास होगी आपके बैच में। अमित कह रहे हैं वेस्टेज क्या क्या है। वेस्टेज में यहां पड़े हुए डेड बॉडी, है ना, यहाँ पे जो लोग जाते हैं वहां पे ऊपर चढ़ने के लिए वहीं पे कैंपिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं भाई सब फ्रेश होने भी वहीं जाते हैं। तो सीवेज भी पड़ा हुआ है यहाँ, ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर पड़े हुए हैं, है ना, फूड पैकेट्स पड़े हुए हैं, प्लास्टिक वेस्टेज है यहाँ पे। तो नेपाल से जवाब मांगा जा रहा है कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है, क्या आप इसको साफ करवाओगे या कब तक साफ करवाओगे। सर इसमें से ऐसे नोट्स नहीं बनते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करना एसएससी क्लास नोट्स बाई विवेक सर। जो मैं लिख रहा हूं ये पूरे हिंदी में हैंड रिटन लिखे हुए कंप्लीट सारे सब्जेक्ट की एक बुक है, जीएस स्पेशल के क्लास नोट्स की। आप वो अपने घर पे ऑर्डर करके मंगा सकते हो, लेकिन वो केवल हिंदी में है, ठीक है, हिंदी में है लेकिन वो। एनीवे anyway, हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में और नेपाल के बारे में, और हमने ये भी पढ़ लिया कि नेपाल की तरफ से चढ़ना क्यों आसान होता है, माउंट एवरेस्ट का कैसे क्या है। ओके, चलिए जी, अब ध्यान से सुनना, नेपाल में ही आगे बढ़ते हैं। तो नेपाल में कौन कौन सी चोटियां हैं, एक तो माउंट एवरेस्ट क्लियर करी दी हमने, इसके अलावा और कौन कौन सी चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट के बाद, मकालू है, मनसालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। ये सभी की सभी चोटियां कहां हैं, नेपाल में है। आगे बात समझ में, एवरेस्ट, मकालू, मसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा।
अब आ जाओ उत्तराखंड में। यहां पर एक चोटी है नंदा देवी, एक चोटी है यहीं पर बद्रीनाथ, एक चोटी है यहां पर केदारनाथ, एक चोटी है यहीं पर त्रिशूली। ये सब चोटियों के नाम है, ठीक है। ये है आपका नंदा देवी, ये है बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूली। हाँ जी, ये चोटियां कहां पर हैं? ये सभी उत्तराखंड में है। सब उत्तराखंड में है ये। अब नंदा देवी पे एक और पॉइंट खास सुनो। नंदा देवी ट्राई पॉइंट पर है। नंदा देवी कहां है? 3 देशों का बॉर्डर है यहां, इंडिया, चाइना और नेपाल, इनके बॉर्डर के पास है। मैप पर दिखाऊं कहां है? जो ये नंदा देवी पड़ती है ना, ये नंदा देवी लगभग यहां पड़ती है। तो इधर चाइना, इधर नेपाल, इधर इंडिया, दिख गया? केदारनाथ चोटी पर केदारनाथ मंदिर है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो यहां से अगर आज के बाद आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ केदारनाथ जो बाबा का मंदिर है वो किस हिमालय पर है, आप तुरंत बोलोगे जी ग्रेट हिमालय पर है। बद्रीनाथ ग्रेट हिमालय। नंदा देवी के बारे में सुनो, मैंने क्या बताया, तीनों देश के बॉर्डर पर है। 1962 का जब युद्ध हुआ तो हमारी हार हुई, हमें बहुत बुरा लगा। हमने यूएसए वालों से बात की कि भाई यार हमारी तो हार हो गई, कुछ करो। यूएसए वाले बोले कि भाई एक काम करो, तुम ज्यादा मानवता के बारे में मत सोचो। देखो हमने क्या किया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा